हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे गुप्ता काल की, गुप्ता डायनेस्टी, जिसको इंग्लिश में गुप्ता डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे गुप्त काल की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है पेपर की दृष्टि से। टॉपिक वाइज जब बात की जाती है तो उसमें गुप्ता काल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं हम। आज का पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन पढ़ेंगे। घटोत्कच, ऑप्शन नंबर 2 श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 कालिदास। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही ऐसे थे जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। एक संज्ञा दी गई थी इन्हें नेपोलियन की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चलिए इन्होंने एक ही काम अच्छा किया था कि हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, इसी के लिए काफ़ी फेमस हो गए थे। अब चलिए बताइए कौन है वो। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों को आक्रमण करने से रोका था। और ये पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि इस पर कम नज़र पड़ती है और ये ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न नंबर 5, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कला स्थापत्य, ऑप्शन नंबर 2 राजस्व, ऑप्शन नंबर 3 साम्राज्यवाद, ऑप्शन नंबर 4 साहित्यकार। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कला और स्थापत्य, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का, और अगर मंदिरों का जिक्र होगा तो आपको गुप्त काल से ही, गुप्ता डायनेस्टी से ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और भी जो दशावतार मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, इसके अलावा काफ़ी और भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, वो सब गुप्त काल में ही हुआ है। इसलिए कला स्थापत्य पर काफ़ी इस काल में ध्यान दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसका संबंध सीधा सीधा ऐरन अभिलेख से था? इसका सही जवाब है
भानुगुप्त। शासक भानुगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध काल। क्या होगा इसका सही जवाब? अजंता कलाकृतियाँ महाराष्ट्र में निर्मित हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही अजंता कलाकृतियाँ काफ़ी विकसित हुई। प्रश्न नंबर 7, अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध काल। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही अजंता कलाकृतियों का विकास काफ़ी हुआ है। और अजंता जो कि महाराष्ट्र से संबंधित एक जगह है जहाँ पर कि कलाकृतियों का काफ़ी उन्नत विकास देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 8, फहान कहाँ का निवासी था? चलिए बताइए। एक चीनी यात्री था जो कि भारत आया हुआ था, तो ये बताना है कि वो कहाँ का निवासी था। चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भूटान, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चीन, जो कि गुप्त काल में आया हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। प्रश्न नंबर 8, फहान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन पढ़ेंगे। भूटान, ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चीन। फहान चीनी निवासी था जो कि गुप्त काल में आया हुआ था। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन पढ़ेंगे। राजपूत काल, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 3 चोल काल, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य काल। तो क्या होगा इसका सही जवाब? संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है गुप्त काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ कब से हुआ? चलिए बताइए। मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक किस काल से प्रारंभ हुआ? ऐसे घुमा के प्रश्न पूछते हैं, भाषा अलग अलग रहती है सबकी, किसी भी प्रकार से कोई भी भाषा बना के पूछ लेते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 सैंदव काल, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य काल। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला सर्वाधिक विकसित हुई या प्रारंभ हुई। प्रारंभ ज़्यादातर ठीक ही रहेगा, विकसित के लिए फिर आगे काफ़ी विकसित होती चली गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? चलिए किस देवता का सर्वाधिक पूज्य माने जाते थे? प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे?
चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 शिव, ऑप्शन नंबर 2 विष्णु, ऑप्शन नंबर 3 बुध, ऑप्शन नंबर 4 सूर्य। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है विष्णु। विष्णु ही गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में उभरे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? चलिए बताइए, इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भितरगांव का मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 भूमर का शिव मंदिर, ऑप्शन नंबर 4 तिगवा का विष्णु मंदिर। ये चारों मंदिर हैं, इनमें ये बताना है कि गुप्त काल में सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा था। चलिए इसका सही जवाब होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दीनार, ऑप्शन नंबर 2 कसारपण, ऑप्शन नंबर 3 निष्क, ऑप्शन नंबर 4 पर्ण। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा दीनार। सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। और अगर गुप्त काल में देखा जाए तो अगर गुप्त काल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी परीक्षा में अगर गुप्त काल में ये क्वेश्चन आता है तो सर्वाधिक आने की उम्मीद इसी प्रश्न की रहती है। आप चाहे UPPCS का पेपर दें, आप चाहे किसी भी स्टेट लेवल का पेपर दें, आप किसी भी UPSSC का पेपर दें, अगर गुप्त काल उस टॉपिक में है तो अधिकांश उम्मीद ये रहती है कि इस प्रकार का प्रश्न जरूर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? चलिए अब हमको ये बताना है कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है। 3 होंगे, एक इनमें से नहीं होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर 2 अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर 3 विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन नंबर 4 जानकी हरण। चलिए बताइए क्या होगा? UP B.Ed के एग्ज़ाम हुआ था जो उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा जानकी हरण। ये 3 ऊपर के कालिदास के रचित नाटक हैं, नीचे वाला जानकी हरण नहीं है। चलिए इससे हमें ये कम से कम ये हुआ कि अभिज्ञान शकुंतलम तो फेमस है, हर व्यक्ति को पता है ये कालिदास का है। मालविका अग्निमित्रम भी लगभग लोगों को पता है, तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को। क्या है विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास का ही नाटक है। तो हमें एक साथ तीनों नाटक मिल गए हैं। और भी नाटक हैं इनके, ऋतु संहार है, बहुत सारे नाटक हैं इनके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन काल। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। गुप्त काल में ही सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। सीधा सीधा प्रश्न मिलता है पेपरों में, आ जाएगा कि सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल, क्योंकि इनमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, चरक का संबंध किस से है? चलिए बताइए किस चीज़ में चरक निपुण थे? ऑप्शन नंबर 1 खगोल, ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 3 नाटक कला से, ऑप्शन नंबर 4 गणित से। चलिए बताइए किससे संबंधित थे ये?
इसका सही जवाब होगा चिकित्सा से। चरक का संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से था। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन थे? चलिए बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ऑप्शन 1 रवि कीर्ति, ऑप्शन 2 भारवी, ऑप्शन 3 डंडेन, ऑप्शन 4 शूद्रक। चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा डंडेन। सीधा सीधा लिखा मिलता है, इसमें कहीं घुमाने वाली बात तो है नहीं है कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है डंडेन, या डंडेन का प्रश्न करके 10 कुमार चरितम के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 18, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 18, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की या उपाधि ग्रहण की। ऑप्शन पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 कुमारगुप्त। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न नंबर 19, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऋतु संहार, ऑप्शन 2 मेघदूतम, ऑप्शन 3 अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन 4 कुमार संभवम। चलिए बताइए। है तो ये चारों कालिदास की ही कृतियाँ, पर इनमें से कौन सी एक फेमस हो गई कि जो विश्व में अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराती है, एक पुस्तक, एक कृति, एक साहित्य। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब है अभिज्ञान शकुंतलम। और ये चारों, इसके अलावा हमें ये तीनों भी ज्ञात हो गई हैं, तो इन तीनों को भी याद कर लो। कभी नाम पूछ लें तो सीधा सीधा हम बता तो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया था? चलिए, जिन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों की काफ़ी देखरेख की या उन्हें दान दिया, सब्सिडी के रूप में भूमि दी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन पढ़ेंगे। गुप्त वंश, ऑप्शन 2 पाल वंश, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन 4 प्रतिहार वंश। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है गुप्त वंश। चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।